गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। और एज़ यूजुअल आज हमारा वर्ड्स ऑफ द डे जो पहले रहता है हर दिन, तो आज भी है, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा ब्रीफ, है ना। ब्रीफ क्या होता है, इसके दो मीनिंग वर्ब के रूप में ये वर्ब है। वैसे तो मैं लिख देता हूँ, बट जहाँ जनरली क्लियर है, जैसे यहाँ देना लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। हिदायत देना, ये आप देखेंगे ब्रीफिंग करते हैं, जिले के डीएम ब्रीफिंग करते हैं, कभी एसएसपी ब्रीफिंग करते हैं। तो आप देखेंगे ये शब्द इंग्लिश मतलब हिंदी न्यूज़ में भी, न्यूज़पेपर में भी ये रहेगा कि ब्रीफिंग की उन्होंने, यानी हिदायत देना कि भाई ऐसे करना है वैसे करना, एक मीनिंग। दूसरा जो है वो होता है कागजात देना, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना। इन दोनों का अपना अपना, खासकर इस सेकंड मीनिंग का चलिए आगे बताते हैं। वैसे एडजेक्टिव के रूप में लघु या संक्षिप्त, ब्रीफ, है ना, कि है ना, टेल मी इन ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ, ये तो आपने खूब ही सुना होगा कि आंसर इन ब्रीफ यानी संक्षिप्त में, लघु रूप में जो है, यानी छोटे में, शॉर्ट में आंसर दीजिए। चलिए आज का हमारा सेकेंड वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स होता है, ये एडजेक्टिव होता है हल्का, ले जाने योग्य। आपके ज़माने में, आप स्टूडेंट्स के ज़माने में इस शब्द का प्रयोग न के बराबर होता है, बट हम लोग जब आपकी उम्र में थे, आपसे छोटे थे, तब से ही पोर्टेबल शब्द खूब सुनते थे। क्यों? पहले जैसे कि हर चीज़ वो बड़े बड़े आते थे, टीवी है तो बहुत भारी आता था, तो इसलिए फिर बाद में पोर्टेबल टीवी चला। फिर इसी प्रकार से आपको पोर्टेबल कूलर चला, बड़ा बड़ा था तो, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे पोर्टेबल जो मतलब कि ईजिली, पोर्टेबल का इसलिए मीनिंग है हल्का, ले जाने योग्य, है ना। पोर्टेबल टीवी दुकान वगैरह के लिए वो एकदम छोटा सा आता था, जैसे कितना बताओ, यदि आप दोनों हाथ से बस पकड़ लेते हैं, आपके दोनों हाथ भर का हो। तो बहुत सारे शब्दों में पोर्टेबल शब्द का इस्तेमाल हुआ, आज भी कई चीज़ों में होते हैं, बट आज कम यूज होते हैं। जैसे पोर्टेबल बेड होता है, उसको कहीं भी ले जाने योग्य है। आगे बढ़ते हैं, इसी में आर हटा दीजिए तो ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन्स पीने योग्य, पीने का। पोर्टेबल वाटर यानी पीने का पानी। इंग्लिश मीडियम के एसएसटी के बुक में तो ये होता है ना। वैसे ध्यान रखेंगे, पोर्टेबल आपको बोतल पे वगैरह पर भी जो लिखा रहेगा, है ना, पोर्टेबल शब्द ये सब पानी वगैरह पीने वाले पे। चलिए अगला है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे, एटसे। एटसे मीन्स होता है सहचारी, सहचारी, साथ चलने वाला। लेकिन कौन सा, जरा देखेंगे, ए स्पेशलिस्ट असाइंड टू द स्टाफ ऑफ ए डिप्लोमेटिक मिशन, है ना। कोई डिप्लोमेटिक मिशन मतलब जैसे एक देश से दूसरे देश वगैरह पे राजनयिक जो मिशन पे कोई जाता है तो उसके साथ एक एटैसी होता है ना, एटैसी जिसको कहिए, तो वह सहचारी होता है। ये क्यों ये शब्द है, इन सब से यहाँ पर जो ब्रीफ था, जो यहाँ पर एटैसे है, इसी से रिलेटेड आज का वीवीआई वर्ड है, और वो है एटसे केस। एटसे केस, ठीक है। एटसे केस वीवीआई क्यों है, तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि वैसे तो चलिए अब आप समझ गए होंगे ये क्या है, अटैची, जिसको हम लोग अटैची कहते थे। कि अपैची भी ऐसा ही होता है, अपाचे, है ना, अपाचे बाइक, तो APPACHE, तो इससे होता है। बट यहाँ पर आप सबको मालूम है, इंग्लिश वो पोएम भी है, इंग्लिश इज़ ए फनी लैंग्वेज, क्योंकि इसमें आप सब जानते होंगे कि ROUGH क्या होता है, तो आप सबको पता होगा, यदि हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो खैर ये सबको पता होता है ROUGH, रफ। लेकिन यदि आप हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये आप ध्यान देते होंगे, तो PLOUGH क्या होता है, तो ये प्लफ नहीं होता, ये होता है प्लाऊ। ROUGH है ना, और PLOUGH, लेकिन ये रफ है, ये प्लाऊ है, हल जोतना, और ये तो रफ जानते ही हैं, रफ कॉपी वगैरह। और आ जाइए, अभी हाल ही में मैंने लिखवाया, ये जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उन्हीं को पता होगा, DOUGH, है ना। ये क्या होता है, तो ये न डफ होता है न डाउ होता है, ये होता है डो, DO, डो। डो क्या होता है, ये हमने वर्ड मीनिंग में लिखवाया था, फिर लिखवाऊंगा। डो मीन्स होता है गूदा हुआ आटा, वो जो आटा सान देते हैं उसके बाद का जो होता है, या लोई भी कह सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ OUGH से अफ हुआ, यहाँ पर आउ हुआ, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। DO का डो समझिए उच्चारण हुआ, OUGH गायब हो गया। तो इंग्लिश में ये नहीं कह सकते कि इससे यही होगा, तो ये ऐसा नहीं है कि ये अपैचे ऐसा होता है तो ये अटैचे होगा। हम लोग अपने मन से अटैचे उससे क्या बना देते हैं, तो अटैची में सामान लेके जाते हैं, नहीं जी, है ना। या एटसे केस ही कहेंगे, इंग्लिश नेम ही है। वैसे अपने मन से हम बनाएंगे तो हिंदी में पेटी संदूक कह सकते हैं। वैसे डेफिनेशन है, जहाँ हिंदी क्लियर नहीं रहता है, ए शैलो एंड रेक्टेंगुलर ब्रीफ केस, है ना, एक पतला सा और रेक्टेंगुलर ब्रीफ केस। देखिए यहाँ पर फिर ब्रीफ कहाँ से आ गया आपका, तो ये ऊपर से
आ गया, जो हमारा आज का पहला वर्ड था वहाँ से आ गया है ना, वहीं से आया ये ब्रीफ। तो ब्रीफ केस क्या हुआ यहाँ पर, ब्रीफ केस क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पर जो है कागजात जो देना होता है, तो कागजात का केस है ना, उसमें कागज़ रखने के। अभी SI से मिलता जुलता आपको सूट केस है, बट उसमें सूट रखने वाला वो थोड़ा सा उसके अंदर वो ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होंगी रखने की, मतलब सीधा कपड़े रखने की। बट ऐसे केस में जो है वो बहुत सारे खाने बने होंगे ये डॉक्यूमेंट रखने के लिए, पेन रखने के लिए। खासकर पहले ज़माने में आता था पेन का भी उसमें होता था, इसीलिए बड़े बड़े नेता वगैरह के जो PA होते हैं उनके वो ले करके अपने साथ में ऐसे केस चलते हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित भी रहता है, वो आग पानी वगैरह से भी सुरक्षित रहता है। आग से कहेंगे तो हाँ बहुत सारे उससे भी सुरक्षित होते हैं, बट पानी वगैरह से, डैम से, हवा से, इनसे तो बिल्कुल ही, चाहे वो पानी में गिर भी जाए तो उसमें नहीं जाएंगे, जो अच्छे क्वालिटी के होंगे। चलिए हमारा आज का वर्ड्स ऑफ द डे ख़त्म हुआ। प्रोनाउन में वही है जो पिछले दिन हमने दिया था, है ना, इसमें वही छांटना है। उसका रेस्ट 10 आज है, वही क्या क्या छांटना है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन छांटना है, इंडिफिनिट प्रोनाउन छांटना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन छांटना है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन छांटना है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी। सॉरी, मुझे भी थोड़ी सी छींक आ रही है, सर्दी जुकाम थोड़ा सा मुझे भी हो गया है, बट स्टे सेफ, अभी मैं ठीक हूँ, आप लोग भी सुरक्षित रहें। चलिए तो पहले यहाँ पर छांटते हैं। आप देख सकते हैं पहला में वन शुड लव गॉड, यहाँ पर क्या होगा, तो ये वन होगा, और वन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, वन, कोई भी, वन माने क्या होता है, यहाँ एक नहीं, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति। ऑल बॉयज़ आर नॉटी, यहाँ पर ऑल होंगे, सभी, ये जो है इंडिफिनिट है, कौन है फिक्स तो है नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हम लोगों को छांटना है। नन ऑफ देम आर गुड, यहाँ पर आपको नन हो जाएगा, और नन भी आपको इंडिफिनिट है। फिर है दे हेल्प्ड वन अनदर, ये तो आपको रटंत विद्या में वन अनदर और ईच अदर, ये दोनों क्या होते हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, बस दो ही होते हैं, इसलिए हमें याद रखना है। ईच जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव वो प्रोनाउन ना हो करके ये जो है सो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं बॉय है, बॉय नाउन आ गया, इसलिए ईच जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और 6 नंबर में ईच ऑफ द बॉय हैड ए पेन, यहाँ पर जो है आपको ईच जो है वो हो जाएगा प्रोनाउन, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी प्रकार आइदर आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नाइदर भी इसी प्रकार से आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर है आपका नाइदर वे इज सेफ, है ना, तो यहाँ पर जो है नाइदर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन एडजेक्टिव, क्योंकि वे जो है वो नाउन है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दे हेल्प्ड ईच अदर, तो ईच अदर और वन अनदर जो होता है वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है। चलिए तो ये ख़त्म हो गया। अब कल जो है, वैसे तो आज हमारा प्रोनाउन भी समाप्त हो रहा है, तो कल के एक्सरसाइज में आपको जो हमने अभी आज पढ़ाने वाले हैं इंटेरोगेटिव, और जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, पिछले क्लास में पढ़ाया था रिलेटिव, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, तो वही रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इतने का ही छांटने वाला रहेगा होमवर्क में, तो उसकी फिर अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो एज यूजुअल आज हमारा जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो लास्ट काइंड है, इसका 10th काइंड है, वो हम लोगों को आज पढ़ना है। चलिए, कहता है द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो ये तो नेम से ही क्लियर है क्या, कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने, क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें से व्हाट जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। बाकी जो इसके नोट्स हैं ये भी मैंने कल मीन्स की लास्ट क्लास, पिछले क्लास में हमने बता दिया था कि जो रिलेटिव का था जस्ट उसका उसी प्रकार से होगा क्या, तो पहला हु, हुम, हुज तथा विच ही मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यही बात मैंने पिछले दिन में बताया था, बस उसमें क्या था, दैट था एक एक्स्ट्रा रिलेटिव में। बाकी इतने ही चीज़ इंटेरोगेटिव में भी है, रिलेटिव में, दोनों में डिफरेंस हमने बता दिया था क्या। तो आगे है इनके हिंदी मीनिंग की शुरुआत क से होगी, जैसे हु इज़ देयर, है ना, कौन है वहाँ, और आई नो द बॉय हु इज़ देयर, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो वहाँ है, तो हु इज़ देयर वहाँ बीच में आया, है ना, तो वहाँ पर और जो है उसके हिंदी मीनिंग की शुरुआत ज से हुई, जबकि ये शुरू में हु इज़ देयर, तो कौन है वहाँ क से होगी। फिर यह मैंने बताया ही कि ये हु इज़ देयर, ये हु वाक्य के शुरू में होगा या सेंटेंस के स्टार्टिंग में
होता है, जबकि वो बीच में होता था। जैसे मैंने बताया अभी, आई नो द बॉय हु इज़ देयर, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो वहाँ है तो वहाँ पर वो बीच में आया। फिर चौथा में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन जो रहेगा उसमें जो है आपको फुल स्टॉप रहता है। ठीक है, और एक बात जो अभी कई एक में चल रहा है वो इसमें भी है कि इनके तुरंत बाद भी कोई नाउन नहीं आएगा। यदि नाउन आ गया, इसलिए अगले दिन आपको यही छांटना रहेगा, तो फिर वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसा कि और भी कई काइंड्स में अभी हमारा चल रहा है, तो वैसा ही ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा, ये थोड़ा सा स्पेशल नोट है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन वाले में फुल स्टॉप हो जाएगा, इंटेरोगेटिव वाले में क्वेश्चन मार्क होगा। दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा? तो कहता है कि एक ही सेंटेंस में रिलेटिव तथा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ सकते हैं। इस सिचुएशन में उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं, वेयर इज़ द मैन हु गेव मी दिस न्यूज़, है ना। तो यहाँ पर दोनों आ गया, तो दोनों आने के बाद जो है सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पिक्चर में बाय मिस्टेक जो है वो फुल स्टॉप लग गया है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त हो गया प्रोनाउन, और आगे हम लोग कल से जो है वो ग्रामर में एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपने गौर किया, इस एग्जाम्पल से मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं क्या, कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वाक्य के शुरू में आता है, जबकि जो है रिलेटिव बीच में आता है। इंटेरोगेटिव की शुरुआत क से होती है हिंदी मीनिंग की, जबकि इसकी मीनिंग की शुरुआत ज से होती है। नाउन तो दोनों में किसी के बाद नहीं आता है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये जो है ये होते उतने ही है, वेयर, हु, हुम, है ना, बस एक उसमें जो है सो दैट रिलेटिव में दैट एक्स्ट्रा रहता है। चलिए एक ख़ास चीज़ आपके लिए यहाँ पर है, जिसका पिक्चर मैंने भेजा था। वैसे तो इसकी ये दे आज रहा हूँ, बट इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब मैं टेंस पढ़ाऊँगा, तब कहेंगे फिर आज देने की ज़रूरत क्यों, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत लिया जाता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ दे दिया है। आप कहेंगे कि टेंस में कैसे ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय मैं बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस लिखवाता हूँ जो जनरल लाइफ में हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे पूछते हैं। जैसे कि घोड़ा सड़क पर रख कर भड़क गया, छब्बू के छप्पर पर छह सुंदर 6 दिन से छुछुआ रहे थे, है ना। इसी प्रकार से जो है गया 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 सो गया ही रह गया। इसी प्रकार से जो है आपको एक खास करके जो है ससुला के शशि बाबू ने शीशों के सटका से ससरते हुए सांप को सटासट मार कर सड़क पर फेंका। और लास्ट एक होता है जिसमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वैसे इसमें भी ससुला वाले में भी होता है, बट इसमें चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले चांदनी चौक दे कि पहले चांदनी रात दे कि पहले, मतलब इस तरह से बहुत सारा जो है कि क्या दे, यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ प्लेस ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, ये सब अमाउंट ऑफ एक्शन, नंबर ऑफ एक्शन, इस तरह से करके, यानी कहने का होता है तो उसमें ये काम आएगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में, और जैसे राम हूँ ए डॉक्टर ऑफ दिल्ली, है ना, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर वर्ब, वो तो हर वाक्य में होता है। फिर यदि ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट है तो फिर मैनर ऑफ एक्शन, है ना, मैनर मतलब कैसे। फिर प्लेस ऑफ एक्शन यानी कहाँ। फिर टाइम ऑफ एक्शन यानी कब। फिर अमाउंट ऑफ एक्शन कितना, बहुत ज़्यादा, हल्का जो भी है। फिर नंबर ऑफ एक्शन, अमाउंट और नंबर दोनों लगभग एक जैसा हुआ, यदि वो अनकाउंटेबल है तो फिर जो है सो अमाउंट होगा, अन्यथा नंबर ऑफ एक्शन होगा। एम ऑफ एक्शन यदि है, क्यों किया, है ना, और उसका कारण क्या हुआ, तो यह जो है इस शेड्यूल में रखा जाता है। ये इसमें से कोई बीच में का 2 नहीं होगा तो वो लागू नहीं होगा, लास्ट का 3 नहीं होगा तो नहीं लागू होगा, बट जब भी लागू होगा, यानी कि जो है वो आप जो अभी चांदनी चौक वाली बात मैंने बताई, तो क्या हो जाएगा, है ना, चांदनी रात में बाद में होगा, लेकिन चांदनी चौक पहले हो जाएगा। प्लेस ऑफ एक्शन पहले हो जाएगा, टाइम ऑफ एक्शन बाद में हो जाएगा, तो उस समय काम आएगा। तो इसलिए ये था। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, एज़ यूजुअल मैंने पिछले दिन कहा था, और बिहार बोर्ड से रिलेटेड, वैसे तो उस दिन हमने पोएम और पोएट्स के नाम मैंने दे दिए थे जो कि बहुत ही BBI थे, वो सबके लिए एकदम से ज़रूरी है, वो आप लोग निश्चित रूप से कर लें। और जो है आज मैं बिहार बोर्ड के लिए ये फर्स्ट पोएम जो है पोएट्री सेक्शन का एन एपिटाफ पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना, जिसके कि पोएट जो है वॉल्टर डी ला मेयर हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, तो आज तो ये भेज रहा हूँ, कल मैं CBSE
के लिए जो है वो भेजूंगा। कल CBSE 12 का रहेगा। वैसे इसका भी वीडियो है तो इसका वीडियो भी मैं भेज दूंगा, बट ये छोटा सा पोएम है मैं डायरेक्ट भी पढ़ा देता हूँ। बाकी यूट्यूब पर इसका वीडियो है वो भी मैं अभी भेजूंगा। इसके अलावा आपका जो होमवर्क है उसका भी वीडियो इसके बाद रहेगा। CBSE वालों का कल रहेगा, ठीक है। इसलिए एक एक दिन करके फिर परसों हमारा जो है वो बिहार बोर्ड 11th का रहेगा। चलिए, तो इसको आप यूट्यूब से बाद में भी पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में भी पढ़ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ शुरू करता हूँ। छोटा सा है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, है ना। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि एपिटैफ का मतलब क्या होता है ना। ये एपिटैफ का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शिलालेख। शिलालेख क्या होता है, तो जो कोई व्यक्ति मृत होता है, खासकर वो आपको क्रिश्चियन में, तो वहाँ पर एक पत्थर लगा दिया जाता है, एक शिला लगा दिया जाता है, उस पर उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, गुण मृत्यु जन्म की तिथि वगैरह वगैरह, तो उसी को शिलालेख कहते हैं। ये तो कहेंगे कि ये पोएम में क्या वो शिलालेख की चर्चा नहीं, ये पोएम ही शिलालेख है एक तरह से। क्यों, तो देखिएगा ये एक देखिए समरी में ज़्यादा क्लियर होता है, बट अभी हम पढ़ते हैं पोएम में आधी बातें लिखी होती है, ज़्यादातर बातें छुपी होती है। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर कह लीजिए, वैसे तो ग्रामेटिकल द मोस्ट होना चाहिए, बट पोएम है। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक सबसे सुंदर लेडी लेटी हुई है। कहाँ लेटी हुई है, समझ रहे हैं, तो कब्र में लेटी हुई है, इसीलिए शिलालेख किसका है, एपिटैफ नाम पड़ा। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी, देखिएगा लाइट मीन्स हल्की थी, किस चीज़ की, स्टेप की, कदम की, और किस चीज़ की, तो हार्ट की भी, दिल की भी। अच्छा, कोई कदमों का हल्का होगा, इसका मतलब क्या, यानी कहने का मतलब वो चंचल थी, मतलब हर समय चलने फिरने वाली। और हार्ट की लाइट थी, मतलब किसी बात को रखती नहीं थी, चंचल, बातों से भी चंचल थी, है ना, बेबाक थी, हर समय बोलते रहने वाली। जैसे कदमों की हल्की हो तो हर समय घूमते फिरते रहने वाला या रहने वाली, इसी प्रकार हार्ट की हल्की हो तो हर समय बोलते चलते रहने वाली। क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आज न तो वो चल सकती है न वो बोल सकती है, क्योंकि वो तो कब्र में लेटी हुई है। अब कहीं नहीं लिखा है कब्र में लेटी है, लेकिन पोएम में यही तो खासियत होता है। पोएम को समझना, हिंदी के पोएम को भी आपको देखते होंगे, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, जबकि हिंदी आपने होता है। इसलिए इसमें एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत होती है पोएट्री सेक्शन के लिए, नहीं तो किसी भी चीज़ का मीनिंग कुछ भी समझा सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे पोएम आएंगे। और फिर क्या कहते हैं, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है, मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ। थिंक मीन्स केवल ये नहीं कि सोचना है, सोचना, मानना, समझना। तो मैं मानता हूँ कि वह जो है सबसे सुंदर महिला थी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी भी वेस्ट कंट्री का मतलब क्या हुआ, पश्चिमी देश, यानी अमेरिका, यूरोप के। देखिए उधर के तो ऐसे ही जो है वहाँ की सब सुंदर सुंदर लंबी लंबी होती है, और उसमें भी ये क्या कह रहे हैं कि वो जो है सबसे वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी। वेस्ट कंट्री में भी, समझ लीजिए। वैसे कहा जाता है कि इश्क में जो है वो चाहे कोई भी हो खूबसूरत लगता ही है अपना। वैसे वो कहते हैं कि दिल आया पड़ी गधी पे तो पड़ी से क्या लेना, है ना। मतलब किसी को भी अपना जो है अपना हम सफ़र निश्चित रूप से सुंदर लगता है, चलिए लगना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बट ब्यूटी वैनिशेस, लेकिन फिर अब ये उदास भी है। सेकेंड स्टांजा में, स्टांजा समझते हैं आप लोग, देखिए ये ऊपर जो था ये 4 लाइन, नीचे वाला एक स्टांजा है, और जो ये ऊपर वाला 4 लाइन था वो एक स्टांजा हुआ, है ना। जैसे किसी चैप्टर में, किसी स्टोरी में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, एक को ऐसे रहता है तो उसको पैराग्राफ बोलते हैं। वही यदि स्टोरी में है या पोएम में है तो उसको स्टैंजा बोलेंगे, STANZA, स्टैंजा, छंद, याद रखेंगे इसको, है ना। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मूड चेंज है उनका। बट ब्यूटी वैनिशेस, है ना, लेकिन क्या है कि ब्यूटी वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। ब्यूटी पासेज, ब्यूटी सुंदरता गुजर जाती है। हाउ एवर रेयर इट बी, है ना, चाहे कितना भी दुर्लभ हो। सही बात है ना, किसी भी चीज़ का, व्यक्ति हो, वस्तु हो, समय के साथ सबकी सुंदरता चली जाती है, गुजर जाती है, गायब हो जाती है। पहले सुंदरता गायब हो जाती है, फिर वो व्यक्ति या वस्तु ही गायब हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। एंड वेन आई क्रम्बल, अच्छा देखिए चिंता भी है। क्रम्बल मीन्स होता है टुकड़े हो जाना, नष्ट हो जाना। वैसे वर्ड मीनिंग मैंने दे दिया है मेरे आप जितने भी नोट्स है उसमें एक खासियत मैं आपके लिए जो है वो उच्चारण, उनकी हिंदी मीनिंग, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है वो दे देता हूँ। बट और इसके साथ साथ जो मैं नोट्स देता हूँ उसका एक पेज में ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ताकि वहाँ उसके अलावा भी कोई आपको वर्ड मीनिंग की ज़रूरत हो तो वहाँ नोट कर लीजिए। वैसे अभी तो मैंने नहीं दिया है, कोशिश करूँगा नेक्स्ट मंडे को जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, टुकड़े हो जाऊंगा, माने मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो ये भी चिंता है, तो कौन याद करेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये जो वेस्ट कंट्री की लेडी है इसको कौन याद करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समाप्त हो गया। उनको यह चिंता है कि कौन, ये इस चिंता से मतलब, तो यह पोएम ही एपिटैफ है, मतलब किसी मृत व्यक्ति के बारे में वो कह रहे हैं, तो पोएम ही पूरा एपिटैफ है, इसलिए एपिटैफ इसका नाम रखा गया है। इसको आप लोग स्लोली जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे, वर्ड मीनिंग्स भी आपके पास है, पिक्चर में मैंने भेज दिया है ना। फिर अभी एक दिन जाएगा 12 का, फिर एक दिन 11 का, और उसके बाद 12 CBSE का, फिर 11 बिहार बोर्ड का, फिर उसके बाद इसकी समरी का को मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, या तो पढ़ा दूंगा या वीडियो का लिंक भेज दूंगा समरी का फ़ोटो भेजने के बाद। ठीक है, मिलते हैं फिर कल के क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।